Friends, good afternoon. We are starting the Environment PT 365 here. I hope that you must have covered the polity, economy, IR, and security that we have already covered. And one more thing that I would like to say that, friends, many of the comments are coming ki whether I would be able to complete this or not. Friends, trust me, I will be able to complete this. The deadline earlier I told you that we will be completing around 25. But I think we started 4 days later on, so you can shift that 4 days. So by 30, anyhow, we will be able to complete the entire PT 365, and this is the synopsis, and I'll try my level best to explain it. If you want to have this PDF, then you can join the Telegram. The link is given below in the description. See, if you yourself start reading PT 365 at this time, I would not recommend, because this would take a lot of time. And there is one more disclaimer that I would like to add here, that if you have read it earlier and if you have underlined or made notes out of that, then I would not recommend to watch from any other sources including mine. So our discussion would be bilingual. Of course, this PDF has been prepared in English medium, but I would be explaining things mostly in Hindi. So let's start. I'm Deepak and you're watching IAS PCS Factory. Kindly join the channel. पहला हमारा जो टॉपिक है वो है IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. ये छठा असेसमेंट रिपोर्ट आया है. इस पे 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था IPCC पे. तो इस रिपोर्ट का नाम है ये असेसमेंट रिपोर्ट 6 क्लाइमेट चेंज 2021, और उसके बाद बहुत बड़ा नाम है, तो आप बस इतना भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा. पहला रिपोर्ट IPCC का 1990 में आया था. IPCC was created in 1988 by World Meteorological Organization and United Nations Environment Program. यह क्या करता है? तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है. फॉर व्हाट? टू डेवलप द क्लाइमेट पॉलिसीज. I mean, it helps the national governments to develop the climate policies. Where is the headquarters of IPCC? It is Geneva. Geneva is located in Switzerland. 195 members are there, and India is also its member. IPCC got Nobel Peace Prize in 2007 along with Al Gore. Now, findings क्या थी? टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, ओशियन वार्मिंग हो रहा है, ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, हीट वेव्स काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गई हैं, देर आर मेनी इरिवर्सिबल चेंजेस ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस, आर्कटिक सी आइस कम हो रहा है, और नदियों का फ्लड बढ़ रहा है, और प्रेसिपिटेशन इंडिया में बढ़ रहा है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इमिशन गैप रिपोर्ट. अच्छा, गैप वाला अधिकतर जो रिपोर्ट है ना, इमिशन गैप, एडाप्टेशन गैप, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ये सब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है. नाउ, United Nations Environment Program was established in June 1972. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था इस समय. इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट भी कहते हैं. इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है. नैरोबी केन्या की राजधानी है. 95% इनकम जो इसका आता है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के तहत आता है. 193 member states are there in UNEP, and India is also one of them. It works under United Nations 2030 Sustainable Development Agenda. Okay. Now, United Nation Environment Program एडमिनिस्टर करता है, या यूं कहें कि सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देता है बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को, जैसे साइट्स जो 1973 में बना था. साइट्स का मतलब होता है कि कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज. देन उसके बाद है कि बोन कन्वेंशन 1979, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज. देन वियना कन्वेंशन, ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन पे है, दैट केम इन 1985. देन बैसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट 1989. देखिए, इनको मिलाने को भी दिया जा सकता है कि इनको मैच कीजिए. देन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 और थ्रियो समिट में आया था. देन रॉटरडैम कन्वेंशन, ये PIC यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑन द हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन 1998. देन स्टॉकहोम कन्वेंशन अगेन ऑन द POP यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001. देन मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी पे 2001 में. मीनामाटा जापान में है. नाउ, कुछ रिपोर्ट्स जो जारी करता है, जैसे हमने यहाँ 2 रिपोर्ट तो देख ही लिया कि इमिशन गैप एंड एडाप्टेशन गैप.
इसके साथ साथ ये जारी करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग इमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस, इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके। नाउ अगला है कि फर्स्ट मूवर्स कोलिशन क्या है, तो यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। किसका? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें अमेरिका के साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर व्हाट? फॉर प्रमोटिंग, फॉर इन्वेस्टिंग इन द ग्लोबल टेक्नोलॉजीज to enable the net zero emissions by 2050. As simple as that. I don't think there is anything to explain here because it has already been explained the way it has been written. WMO, World Meteorological Organization, its headquarter is in Geneva, Switzerland. 193 member countries हैं इसमें, including India. यह एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और रिपोर्ट जारी करता है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट अगला है, जिसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, मतलब ये दोनों मिल करके इसको जारी करते हैं। देन ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव क्या है, चर्चा में था क्योंकि इंडिया ने को चेयर किया था इसे रिसेंटली। यह एक मतलब वॉलंटरी इनिशिएटिव है। किसका? तो गवर्नमेंट भी है और इनफॉर्मल पार्टनरशिप है। फॉर व्हाट पर्पस? टू रिड्यूस द एंथ्रोपोजेनिक मीथेन, यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड जो मीथेन है उसके रिडक्शन के लिए है। नाउ अगला है शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट लाइव्ड यानी एटमॉस्फेयर में काफी कम समय के लिए रहते हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना करते हैं, लेकिन इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मिथेन, ब्लैक कार्बन, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन, जैसे ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी है तो ट्रोपोस्फेयर वाला ओजोन इसमें आता है, एंड HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, अगर देखें तो सबसे ज्यादा अर्थ को अगर गर्म करता है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है ब्लैक कार्बन। अगला है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, जिसको हम ऊपर अभी देखे थे। तो ये इसका लक्ष्य है कि शॉर्ट लाइव्ड जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं उनको ट्रीट करे। भारत इसका मेंबर है और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो यूनेप होस्ट करता है। नाउ इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, पहले 3 है उसको देखते हैं कि 40% जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हो वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आए बाय 2030। उसके बाद इमिशन इंटेंसिटी GDP के 33 से 35% हम घटा दें 2030 तक, और कहाँ से नापेंगे तो 2005 से, और एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करें 2.5 से 3 बिलियन का CO2 इक्विवेलेंट। नाउ अचीव क्या क्या किया हमने? 100 गीगावाट का इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप किया जो कि 38.5% है, और रिन्यूएबल एनर्जी इसके मामले में इंडिया का 4th पोजीशन है और सोलर के मामले में इंडिया का 5th पोजीशन है, और 28% इमिशन रिडक्शन हो गया। यहाँ पे 33 से 35% का लक्ष्य था, 28% वी हैव अचीव्ड। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? COP26 तो ग्लासगो जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। COP25 कहाँ हुआ था? मैड्रिड में जो स्पेन में है। अब हम सारी चीजें COP26 पे देखेंगे। इसका लक्ष्य था कि पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज किया जाए। ये पहला COP था जिसने एक्सप्लिसिटली मतलब फॉसिल फ्यूल के अगेंस्ट एक्शन को टारगेट करता है, और जब तक इसका पूरा खत्म हुआ ये COP तो 153 कंट्रीज ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को जमा कर दिया था, और सरमल सेक प्रोग्राम का संबंध एडेप्टेशन से है। इसने कहा है COP26 में कि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाएगा, मतलब कि ओनली 1 कंट्री क्लेम द इमिशन रिडक्शन, मतलब एक ही इमिशन रिडक्शन को एक से ज्यादा देश नहीं क्लेम करेंगे, और कॉमन टाइम फ्रेम इसमें दिया गया है देशों के लिए। ओके, कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल सिंस 2013 विल बी कैरिड ओवर इनटू द पेरिस मैकेनिज्म एंड मस्ट बी यूज्ड बाय 2030 तक जो भी कार्बन क्रेडिट जो क्योटो प्रोटोकॉल 2013 से जनरेट किया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल वैसे 1997 का है, तो उसको 2030 तक यूज किया जाएगा और इसको अभी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। COP26 में ही आया ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने की बात कही गई है बाय 2030, जैसे कि पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ था, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 45% तक कट किया जाएगा बाय 2030 और जीरो कर दिया जाएगा बाय 2050। ऑल 197 पार्टीज एग्रीड ऑन दिस। नाउ अब UNFCCC के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये कब आया था? तो 1992 का रियो अर्थ समिट आपको याद होगा, ब्राजील का,
और फोर्थ में आया 1994 में। अगर इसके साथ सिस्टर इसके रियो कन्वेंशंस देखेंगे तो वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, यानी यूएनसीबीडी एंड यूएनसीसीडी। सेक्रेटेरिएट इसका बोन में है, बोन जर्मनी का पार्ट है। 197 पार्टीज हैं इंडिया को इंक्लूड करके। इट मेंटेन्स द एनडीसी रजिस्ट्री, मीन्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस रजिस्ट्री, विच केम विद द पेरिस एग्रीमेंट। एंड सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे बड़ी बॉडी है जो डिसीजंस को लेती है। कुछ एग्रीमेंट्स इसका देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक्सेट्रा। नाउ अगला है कि कुछ प्लेज, डिक्लेरेशंस, एजेंडाज जो हम सीओपी 26 में देखते हैं, वो है ब्रेक थ्रू एजेंडा। ये था क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और इंडिया भी इसका पार्ट है। देन है ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये मीथेन इमिशन को 30% तक कट करना है बाय 2030। नॉन बाइंडिंग है, वॉलंटरी है और इंडिया इसमें नहीं है। देन है 100% जीरो इमिशन रखा गया, ये वॉलंटरी है और इंडिया इसका पार्ट है। बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस, इसमें इंडिया नहीं है। नाम से ही क्लियर है कि ऑयल एंड गैस को कम करना है। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन, ये जीरो इमिशन शिपिंग ट्रेड रूट को क्रिएट करने की बात करता है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। पंचामृत, नाम से क्लियर है, पंचामृत तो भारत ही दिया होगा, तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये दिया था। ये बेसिकली इंडिया का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान उन्होंने बताया सीओपी 26 में। नाउ ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो किस लिए है? तो फॉर नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए एंड डीकार्बनाइजेशन बाय 2050 एंड दिस इज इन लाइन विद द रेस टू जीरो कैंपेन। किसका है ये? यूनाइटेड नेशन का है, ताकि ग्लोबल इमिशन को 2030 तक आधा किया जा सके, हाफ। नाउ सीडीआरआई यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यह एक ग्लोबल, ये क्या जारी करता है? ये जारी करता है ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, और सीडीआरआई को इंडिया ने लॉन्च किया था एट न्यूयॉर्क इन 2019 और इसमें कई सारी एजेंसीज हैं और प्राइवेट बॉडीज भी इसके मेंबर हैं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, इसको भी इंडिया ने लॉन्च किया एंड सीडीआरआई द्वारा ये को क्रिएट किया गया। अगला है हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंडिया द्वारा लाया गया एट सीओपी 26 पे लॉन्च किया गया और बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड कॉमन ग्रिड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है और जो ब्लूप्रिंट है वो वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत डेवलप की गई है। नाउ अगला है मेरा ई अमृत पोर्टल क्या है? तो इसको इंडिया ने लॉन्च किया है एट सीओपी 26, नीति आयोग एंड यूके ने मिल करके। नाउ सीओपी 26 चार्टर ऑफ एक्शंस, इसको द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये किस चीज़ पे है? तो वैसी सब्सटेंसेस पे है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया एंड 1989 में ये फोर्स में आया। दिस इज द ओनली यूएन ट्रीटी जिसको सारे ही यूएन के मेंबर ने रैटिफाई कर दिया है। और वियना कन्वेंशन ऑन ओजोन 1985 जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर यह आधारित है। इसमें इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये रिकॉग्नाइज करता है, मतलब कि सारे लोगों का जिम्मेवारी इक्वली होगा, लेकिन जो डेवलप्ड देश होंगे उनके थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे टेक्नोलॉजी या फंड ट्रांसफर में वो थोड़ा हेल्प करेंगे। बाइंडिंग है, टाइम बाउंड है और कमिटमेंट्स जो हैं इसके मेजरेबल हैं, मेजर किए जा सकते हैं। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट किया गया। आप बताइए किगाली कहाँ लोकेटेड है? किगाली एग्रीमेंट को इंडिया की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम फेस डाउन करेंगे। 2019 से ये फोर्स में आ गया है और किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ओके, अब बात आई यहाँ पे एचएफसी। तो एचएफसी क्या होता है? तो इसका काम होता है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में, और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, लेकिन क्या है? शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे। नाउ क्विटो एडजस्टमेंट का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। अगला हमारा थीम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आईएसए को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे दिया है। अब इसका मतलब है कि अगर आईएसए चाहे तो जो यूएन की हेडक्वार्टर है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे अपना परमानेंट ऑफिस खोल सकता है। यह COP 21 जो पेरिस में हुआ, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था बाय इंडिया एंड फ्रांस।
ISA का 101 यानी 101वां मेंबर अमेरिका बना एट COP26। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो COP26 जो ISA का एक इनिशिएटिव है। नाउ फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टाम्प, इसको चाइना ने लॉन्च किया है फॉर व्हाट? टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन। नाउ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग यूएस और इंडिया के बीच है। देखिए इसके बीच में नाम से ही क्लियर है कि ये किस लिए है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। क्लाइमेट रिजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग यानी CRISP-M, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भारत सरकार की जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें GIS बेस्ड वाटर सेट प्लानिंग होगी अंडर MG नरेगा। नाउ फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, इसमें नीति आयोग है प्लस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला है इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन, ये इंडिया और यूके के द्वारा। नेक्स्ट है अर्थ सूट प्राइज 2021, यह मिला है इंडियन एग्री वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट को, और ये किस लिए दिया जाता है? फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशंस टू फाइट क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने के लिए सॉल्यूशंस को जो खोजते हैं। नाउ ओकरा प्लांट, यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है जो कार्बन को कैप्चर करेगा फ्रॉम द एयर, और आइसलैंड में है ये, आइसलैंड का इनिशिएटिव। नाउ परमाफ्रोस्ट थॉविंग, इसमें क्या होता है कि ग्राउंड जो है दैट रिमेन्स एट और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट, मतलब 2 साल कम से कम लगातार जो ग्राउंड का टेम्परेचर होगा वो या तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे कम होगा। कुछ रिपोर्ट्स और इंडिसेस देखते हैं, जैसे स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फिनांस, इसमें वर्ल्ड बैंक है एंड सिटीज क्लाइमेट फिनांस लीडरशिप अलायंस है। ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय बाय वर्ल्ड बैंक, ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया WMO एंड अदर UN एजेंसीज, एटलस ऑफ मोर्टालिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट, बहुत बड़ा नाम था WMO, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज WMO, चिल्ड्रंस आ गई बात तो यूनिसेफ हो जाएगा, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच। अच्छा, इस इंडिया को ना इस बार भी 10वां रैंक मिला, पिछली बार भी 10वां रैंक मिला था। नंबर 1, 2, 3 पे कोई नहीं था और डेनमार्क को चौथा पोजीशन मिला। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट मैंने बता दिया था कि जितना गैप वाला आता है ये यूनेप का होता है, UNEP। मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया बाय WEF, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ा है, सो प्लीज पे अटेंशन हियर। आपका जितना भी इन्वायरमेंट का स्टैटिक एज वेल एज द करंट अफेयर्स पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। नाउ फ्लाई एश, ये क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है ऑफ द कोल बेस्ड पावर जनरेशन। जब जैसे देखते होंगे ना थर्मल पावर जनरेशन, तो वहां से निकलता है जो कोयला पे आधारित होता है, और इसमें क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। नाउ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दिल्ली NCR प्लस हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP के क्षेत्रों के लिए है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर होंगे वो इसको हेड करेंगे, और यहाँ से जो अपील करना होगा वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील होगा। GRAP यानी ग्रिडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये स्टेप बाय स्टेप एक तरह से गाइड है कि जब दिल्ली NCR में अगर एयर पोल्यूशन बढ़ने लगेगा तो क्या क्या किया जाएगा, यानी कब स्कूल बंद किया जाएगा, कब इंडस्ट्रीज बंद किए जाएंगे, वही है। अगला है ग्रीन क्रैकर्स, ये किसके द्वारा है? तो CSIR एंड नीरी, और एग्जाम्पल्स के तौर पर ग्रीन क्रैकर्स का स्वास, स्टार, सफल। नाउ अगला है पूसा बायो डिकम्पोजर, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा है। डिकम्पोज क्रॉप रेसिड्यू को डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ क्रॉप बर्निंग इमिशन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। देन हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस WHO ने जारी किया, और ये नॉन बाइंडिंग है। गाइडलाइंस हमेशा नॉन बाइंडिंग होती है ना, जैसे आपने पुलिस रिफॉर्म पे प्रकाश सिंह गाइडलाइन सुना होगा, तो बाइंडिंग थोड़े होगा, और WHO की जितनी भी गाइडलाइंस आती है सब नॉन बाइंडिंग होती हैं। देन नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बाय CPCB, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये। नाउ नाक्स यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये अगेन CPCB का है, और 12 पैरामीटर्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2, PM2.5, PM10, और यहाँ पे है ओजोन O3, PB यानी लेड होता है, NH3 अमोनिया है, देन बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकेल,
और WHO के स्टैंडर्ड्स को ये मीट नहीं कर पाता है। नाउ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ऊपर वाले हम जो बताए ना उसी में से देखिए सब हैं ये PM2.5, PM10, बस इसमें कम है NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड अमोनिया। इसमें 6 कैटेगरीज में होता है, किस अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सबसे बुरा कौन है। ओके, अगला है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2019 में शुरू किया था ताकि PM2.5 एंड PM10, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, प्राइम मिनिस्टर मत सोच लीजिएगा, कि 20% तक कम किया जा सके 2024 तक, और 2017 को बेस ईयर रखा गया था। नाउ क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन, इसमें जो बस लक्ष्य है ये 2025-26 तक 35 से 50% कर दिया गया। जो 20% आपको दिखाई दे रहा था ना PM2.5 और PM10 का, तो उसी को कर दिया गया 35 से 50। नाउ अगला है पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। ये UNEP का इनिशिएटिव है, और अल्जीरिया लास्ट है जो लेड वाला पेट्रोल को यूज किया, और यानी कि इसका मतलब है कि पूरे ग्लोब से लेडेड पेट्रोल को हटा दिया गया है। नाउ लेडेड पेट्रोल पे थोड़ा देख लेते हैं ये क्या होता है। तो ये टेट्रा इथाइल लेड होता है, जिसे ऑर्गेनिक लेड भी कहते हैं, और पेट्रोल एडिटिव है बेसिकली, ताकि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। नाउ मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन, किसका इनिशिएटिव है? तो NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को आप गूगल कर लेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। नाउ डबलिन प्रिंसिपल्स एंड स्टेटमेंट, ये किससे संबंधित है? तो वाटर रिसोर्स के इफिशिएंट यूज से। पहला वाटर प्लस सिटी इंदौर है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में आया। नाउ रिवर सिटीज अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा है, जितने भी शहरों मतलब रिवर सिटीज़ हैं, यानी शहर जो नदी के किनारे हैं, ताकि ये डिस्कस कर सकें और एक्सचेंज कर सकें इंफॉर्मेशन को ऑन द अर्बन रिवर्स के मैनेजमेंट के ऊपर, और ये गंगा नदी या नॉन गंगा नदी बेसिन्स दोनों को इंक्लूड करता है। अगला है जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य है कि 100% पाइप्ड वाटर कनेक्शन दे दिए जाए रूरल एरियाज में। 55 लीटर ने 55 लीटर वाटर जो है पर पर्सन पर डे मिलेगा इसमें। और पुडुचेरी चौथा है, पहला गोवा, दूसरा तेलंगाना और तीसरा अंडमान एंड निकोबार, जिसने ये अचीव किया है। नाउ स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी का संबंध है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने से। नाउ सरयू कैनाल प्रोजेक्ट, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है। यह प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको ला दिया गया था, और इसमें इंटरलिंकिंग करना है 5 नदियों का, वो है घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एंड रोहिणी। घाघरा की ही ट्राइब्यूटरी है सरयू। अच्छा, राप्ती नदी ना ये गोरखपुर इसी के किनारे बसा हुआ है। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में जो इसरो का है तो उसका है, और इसमें कहा गया है कि इंडिया में इंक्रीज हुआ है डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन। नाउ UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन, ये 1994 में आया। ये अभी मैंने ऊपर बताया था कि रियो जो इनिशिएटिव 1992 था, तो उसी का ये इनिशिएटिव था, 1994 में 4th में आता है। और ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो इन्वायरमेंट को लैंड से लिंक करता है। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है। दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 में इसके COP 14 में आया था, और ये जारी करता है ग्लोबल लैंड आउटलुक, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड भी है, और बोन चैलेंज जो बोन चैलेंज में जर्मनी और IUCN है, और ये है कि लैंड की रीस्टोरेशन के लिए है बोन चैलेंज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होती है। नाउ बोल्ड प्रोजेक्ट, ये बेसिकली बैम्बू जो है ना उसके लिए है राजस्थान में, और KVIC ने इसको लॉन्च किया है, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमेटी ने। बैम्बू क्या होता है? बैम्बू एक घास होता है, और चाइना नंबर 1 पोजीशन में है बैम्बू के डाइवर्सिटी में, और इंडिया का नंबर 2 है। नाउ ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम, इसमें अफ्रीका एंड UNCCD है। ये साहिल रीजन जो अफ्रीका का है ना, उसमें डिग्रेडेड लैंडस्केप को ये रीस्टोर करना चाहता है। नाउ इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, ये WWF इंडिया और CII के बीच है। इंडिया पहला एशिया का देश है जो इस पे साइन किया है, और पहला प्लास्टिक पैक्ट यूनाइटेड किंगडम। नाउ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2016 जो 2021 जो 2016 वाले रूल में बदलाव करता है,
और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किया और ये कहा कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर दिया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी क्या? ऐसे प्लास्टिक जो आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं। इसमें ईपीआर को लीगल फोर्स दे दिया गया है। ईपीआर पे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है 2019 में कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंतर्गत था। तो ईपीआर बेसिकली होता है ना कि जैसे जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक का, तो डिस्पोजल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। नाउ ग्लो लीटर प्रोजेक्ट, ये एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प किया जाए कि मरीन प्लास्टिक लीटर को मैनेज करने में। नाउ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम 2018 से 24, ये यूएनडीपी का प्रोग्राम है। देन जीरो वेस्ट सिटीज चैलेंज, इसमें 3 सिटी है, जिसमें से भारत का एक गुवाहाटी को भी चुना गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग और वियतनाम का हो ची मिन्ह है। नाउ बबल कर्टन टेक्नोलॉजी इसलिए है ताकि यमुना नदी में प्लास्टिक की एंट्री को रोका जा सके। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इस मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या होता है कि इट रिकवर्स, जो पूरी वाटर होती है ना उसको रिकवर कर लेता है और जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं उसको सॉलिड वेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने इस पे एक सेशन किया था जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे। कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये एफएओ का है। इम्पैक्ट ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये सीएमएस एंड यूएनईपी का है। सीएमएस का मतलब होता है कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज। देन है फ्रॉम पोल्यूशन टू सोल्यूशन, कितना अच्छा लग रहा है ना, फ्रॉम पोल्यूशन टू सोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये यूएनईपी का है। नाउ अगला हमारा है कि 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीबीडी का है। सीबीडी का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये चाइना के कुनमिंग एक जगह है वहां पे हुआ और यहाँ पे कुनमिंग डिक्लेरेशन साइन हुआ। ऑफ कोर्स जहाँ पे कोई भी मीटिंग होगी वहीं पे डिक्लेरेशन साइन होगा उसी के नाम से। और चाइना ने एक कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड को इस्टेब्लिश किया ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को की बायोडाइवर्सिटी के रीस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन में हेल्प कर सके। नाउ यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, तो ये 1992 में रियो अर्थ समिट में ये एग्जिस्टेंस में आया था और इसने अभी रिलीज किया है न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग नेचर। अच्छा, स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 तथा आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को अडॉप्ट किया गया था COP10 जो नगोया जो जापान में है वहां पे। 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं इसके सीबीडी के और तीनों को इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है और इंडिया ने इसी के तहत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाया था। तीनों का नाम क्या है? एक है कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो बायोसेफ्टी पे है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल, ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से है। उसके बाद है नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल, ये है लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टाजीना प्रोटोकॉल। नाउ अगला है हाई एम्बिशन कोलिशन यानी HAC, किस लिए? तो फॉर नेचर एंड पीपल। तो इंडिया ब्रिक्स का पहला देश बन गया है जो इसको ज्वाइन किया है। इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स कंट्री टू ज्वाइन इट। WPA 1972 मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमने इंडिया ने जारी किया था। इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज को डिक्लेयर करती हैं अंडर 4 कैटेगरीज। उसका नाम है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स। अगले वीडियो में हम इनके मतलब को भी देखेंगे। इसमें 6 शेड्यूल है, उसमें से 6 में से 1 शेड्यूल प्लांट पे है, 1 वर्मिन पे है और 4 एनिमल्स पे हैं। अब इसमें अमेंडमेंट्स को प्रपोज किए गए हैं, तो कहा गया है कि 6 शेड्यूल से घटाकर 4 शेड्यूल कर दिए जाएंगे। जो वर्मिन वाला शेड्यूल है यानी शेड्यूल 5 है उसको कंप्लीटली हटा दिया जाएगा। एक नया शेड्यूल जुड़ा जाएगा यानी 4 में ही एक नया होगा, यानी 3 पहले वाले को मर्ज करके 3 किया जाएगा और एक नया, तो वो साइट्स पे होगा। और सेंटर जो है डिक्लेयर करेंगे वर्मिन को किसी भी एरिया के लिए और ये किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा। और सेंटर रेगुलेट करेगा IAS को। ये IAS वो वाला IAS नहीं है, इनवेजिव एलियन स्पीसीज है। ओके, अब साइट्स को हम देखते हैं। साइट जो है 1975 में फोर्स में आया, फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ। सेक्रेटेरिएट इसका जिनेवा में, इंडिया इसका मेंबर है। 3 अपेंडिसेस होती हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। यद्यपि यह लीगली बाइंडिंग है लेकिन यह नेशनल लॉ का प्लेस नहीं लेता है। अगला है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र भारत का पहला स्टेट बन गया है जो अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जारी किया है
तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है और इसकी बाउंड्री एक्सटेंशन को अप्रूवल मिल गया है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, यह ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। WTO ट्रिप्स आपने सुना होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसने IP प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस किया इंडियन एग्रीकल्चर में, और ये वर्ल्ड का एकमात्र IPR लेजिस्लेशन है जो IPR देता है न केवल प्लांट ब्रीडर्स को बल्कि फार्मर्स को भी। नाउ IUCN को देखते हैं। यह वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में बनी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 1400 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। तो ऑफकोर्स इतने तो देश नहीं है, तो सिविल सोसाइटी भी इंक्लूडेड होगा गवर्नमेंट के साथ। इंडिया भी इसका मेंबर है और IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हर 4 साल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। IUCN ने लॉन्च किया ग्रीन स्टेटस, किस लिए? फॉर स्पीसीज रिकवरी एंड कंजर्वेशन इम्पैक्ट्स। और इसने एक नई मतलब स्पीसीज की कैटेगरी लॉन्च की, जिस इस बार उसका नाम था पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मणिपुर का एक फिश है बेलंगाड़ी, पूरा नाम बड़ा था वैसे। नाउ अगला हमारा है कैट्स, यानी कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। टाइगर इसमें पहला एनिमल है जिसको स्पीसीज है जिसको इंक्लूड किया गया है। और ग्लोबल टाइगर डे आपको पता है 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो उसी के अवसर पे इसको लाया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अनाउंस किया कि हम 14 टाइगर रिजर्व्स को कैट्स का एक्रेडिटेशन देते हैं। इंडिया में टोटल 51 है टाइगर रिजर्व्स, जिसमें से 14 को दिया गया। उन 14 को हम यहाँ पे एक बार नज़र मार लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, और ये 14 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 में से 7 तो केवल मध्य प्रदेश और असम में है। जैसे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 4, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच। असम में 3 है, मानस, काजीरंगा, ओरांग। 2 है तमिलनाडु में, इसका नाम है अनामलाई, मुदुमलाई। बिहार में, उसके बाद सब में एक है जो है वाल्मीकि बिहार में, दूधवा यूपी में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बांदीपुर कर्नाटका में और पराम्बिकुलम केरला में। नाउ ग्लोबल टाइगर फोरम एंड WWF इंडिया ये इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं ऑफ NTCA फॉर कैट्स। नाउ टाइगर्स पे बहुत ज़्यादा सवाल UPSC पूछता है। 2017 का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो 3 सवाल UPSC ने प्रीलिम्स में केवल टाइगर से रिलेटेड पूछ दिया था। तो आइए हम इंडियन टाइगर जिसे रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है, उसको देखते हैं। यह IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और शेड्यूल 1 WPA में है और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। यह भारत का नेशनल एनिमल है, इंडिया के लिए नेटिव है। मतलब टाइगर्स का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अराउंड 70% केवल इंडिया में पाई जाती है। टाइगर्स कुछ और जगहों पे भी हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, बर्मा। ये मैंने बता दिया कि 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर्स इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में, तब कर्नाटक में, अब तो उत्तराखंड में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और अगर एक साथ लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस पॉपुलेशन देखें कि मतलब एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र जुड़ा हुआ, तो वो वेस्टर्न घाट है, जहाँ पे नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई एंड सत्यमंगलम है। नाउ टाइगर जो है एक फ्लैगशिप स्पीसीज भी है और अम्ब्रेला स्पीसीज भी है। एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, फ्लैगशिप स्पीसीज कंजर्वेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अम्ब्रेला स्पीसीज हेल्प करते हैं अदर स्पीसीज के कंजर्वेशन में। आपने गवर्नमेंट का सुना होगा कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे मनरेगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर भी पैसा देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है। एम स्ट्राइप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो एम स्ट्राइप बेसिकली इसका मतलब है कि ये मॉनिटर करता है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर का। इसके अलावा और भी तरीके हैं कि उसकी संख्या को गिना जा सके, जैसे कैमरा साइटिंग्स एंड ट्रैपिंग्स, उसके फुटमार्क्स को काउंट करना। अच्छा, एम स्ट्राइप GPS का यूज करता है, रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा इनका यूज करता है। टाइगर रेंज कंट्रीज जो हैं वो 13 हैं, यानी 13 देशों में टाइगर निवास करते हैं।
अब इन 13 को याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, आप इंडिया को सबसे पहले दिमाग में लाइए। इंडिया मैप के थ्रू अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इंडिया का मैप आप दिमाग में लाइए और उसके बाद सार्क कंट्री को दिमाग में लाइए। तो सार्क में से ना जो साउथ इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है उसको छोड़ दीजिए, यानी कि श्रीलंका और मालदीव को, और वेस्ट वाला पोर्शन को छोड़ दीजिए जो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद बाकी 4 को इंक्लूड कर लीजिए, यानी ईस्ट की तरफ आपको बढ़ना है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ईस्ट की तरफ इंडिया से जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ये है, एक जोन में ही है, मतलब कहीं भी टूटा नहीं है। उसके बाद आपको मैंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री याद करवाए थे, आसियान के मेंबर्स को। आसियान के सारे मेंबर्स को याद कर लीजिए और उसमें से 3 देश घटा दीजिए। घटाने का तरीका है बीएसपी, मायावती जी का पार्टी है, उसको घटा दीजिए। यानी 3 देश जो नहीं है जिनमें टाइगर, वो है ब्रुनेई, एस फॉर सिंगापुर एंड पी फॉर फिलीपींस। ठीक है, यहां पे नहीं है तो बाकी आपने याद कर लिया। बाकी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया इनमें है। और बाकी 2 और देश याद करेंगे, चाइना एंड रशिया। बड़े बड़े देश हैं, भारत से चाइना का बाउंड्री लगता है और चाइना से रशिया का बाउंड्री लगता है। तो ये पूरा देखेंगे ना तो एक जोन ही बना है जो बाउंड्री लगता है। ओके, 2010 में यही 13 टाइगर रेंज कंट्री ने एक निर्णय लिया कि हम 2022 तक जो चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर है वहाँ टाइगर की संख्या को डबल कर लें। करीब 3200 टाइगर हैं अभी, और इस डिक्लेरेशन को कहा गया पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, और इंडिया ने इसको अचीव भी कर लिया है। ब्लैक टाइगर केवल उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। नाउ ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन जो एस्टिमेशन है वो ज्वाइंटली होगा 2022 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने कह दिया है। करंट में अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट्स की जो नंबर है उसको काउंट करते हैं स्टेट्स, डायरेक्टली इसको काउंट कर लेते हैं। नाउ एशियन एलिफेंट्स को देखते हैं, ये भी इंडेंजर्ड है, WPA के शेड्यूल 1 में है, IUCN के अपेंडिक्स 1 में है। इसको हम नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कहते हैं, और एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में एक बार होता है। भारत में 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और जो एशियन एलिफेंट्स है उसका 60% से ज़्यादा आबादी सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पॉपुलेशन एलिफेंट का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, देन असम और देन केरला में है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स जो है वो साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे, और जो एशियन एलिफेंट है वो अफ्रीकन एलिफेंट से थोड़ा छोटा होता है, और एशियन एलिफेंट की जो फीमेल होती हैं उसमें टस्क नहीं पाया जाता है। नाउ प्रोजेक्ट रीहैब का मतलब जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस लिए है। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, मतलब मधुमक्खियों का प्रयोग करके ना, कि जैसे क्या होगा ना कि जैसे ही ह्यूमन वाले एरिया में जब एलिफेंट्स जाएंगी तो ये मधुमक्खियां बीच में पड़ जाएंगी और वहां से उनको लौटना पड़ेगा, तो इससे एलिफेंट और ह्यूमन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा। ये KVIC ने इसको रेप्लिकेट किया है अभी आसाम में, क्योंकि कर्नाटक में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। नाउ लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। देन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना यूनिवर्सिटी पटना में खोला जा रहा है, और एशिया का ये पहला होगा ऐसा। गंगा नदी ऑफ कोर्स यहाँ पे पटना पे है। और बिहार में 50% ऑफ द रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन पाया जाता है, जो टोटल रिवर डॉल्फिन है उसका। नाउ गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देखते हैं। इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, UPSC ये सवाल पूछ चुका है। और फ्रेश वाटर है ऑफ कोर्स, इंडेमिक है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ पाया जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफुली एंड संगू रिवर इंडिया और नेपाल के, और कुछ पाई जाती है कर्नाली एंड सप्तकोसी रिवर नेपाल। ये बताता है जो गैंगेटिक डॉल्फिन है कि रिवर का हेल्थ कैसा है। अंधा यानी ब्लाइंड होते हैं ये, तो फिर अपने प्रे को कैसे पकड़ते हैं? तो इको लोकेशन के द्वारा, जो बेसिकली एक साउंड रिफ्लेक्शन का मेथड है। चूंकि यह एक स्तनधारी यानी मैमल है, इसीलिए यह ब्रीथ नहीं करते हैं पानी के अंदर, इसलिए हर आप देखेंगे 30 सेकंड या 40 सेकंड पे ये ऊपर आते हैं और फिर ब्रीथ करते हैं, फिर नीचे जाते हैं। और जब ये ब्रीथ करते हैं, जब ये नहा रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ साउंड निकलता है, और यही कारण है कि उनको सूसू या सेहू कहते हैं। और इनकी जो फीमेल होती हैं वो मेल की अपेक्षा बड़ी होती हैं। ना प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पे 2020 में शुरू किया गया है,
और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। नाउ इंडस रिवर का डॉल्फिन ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ये केवल लोअर इंडस जो पाकिस्तान है वहाँ पे पाया जाता है और ब्यास नदी में, और यही कारण है कि इसको पंजाब ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर रखा है। नाउ इरावदी डॉल्फिन जिसे स्नब फिन डॉल्फिन भी कहते हैं, ये भी इंडेंजर्ड है और ये कहाँ पाया जाता है तो इरावदी नदी, मैकोंग नदी, गंगा नदी और चिल्का लेक में। नाउ अगला है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। कहाँ से तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से इसको लाया जाएगा। कहाँ पे लाया जाएगा तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश के गांधी सागर एंड भैंसरोरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान के शाहगढ़ और राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में। अच्छा, ये ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है और ये जो ग्रासलैंड्स है और उनके बायोम्स है उनको रिवाइव करने में काफ़ी मदद करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम अफ्रीका से क्यों मंगा रहे हैं, एशिया से क्यों नहीं मंगा ले। तो जो स्पीसीज इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गई थी 1952 में चीता की, तो वो उसका सब स्पीसीज अभी ईरान में पाया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो किसी क्रिटिकली इंडेंजर्ड को लाना दिक्कत है, जबकि अफ्रीका का जो चीता है वो अभी इंडेंजर्ड भी नहीं हुआ है बल्कि वल्नरेबल कैटेगरी में है। नाउ अगला टॉपिक है हमारा चीता पे। ये अगर लैंड मैमल में देखेंगे तो ये सबसे तेज दौड़ता है और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स। ये केवल एकमात्र बड़ा कार्निवोर है जो कंप्लीटली खत्म हो गया था इंडिया से 1952 में। क्यों खत्म हुआ? बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग एंड हैबिटाट लॉस हो गया था। नाउ अगला स्पीसीज है रेड सैंडर्स का। पहले 2018 में ये नियर थ्रेटेंड बना था बट अभी फिर से इंडेंजर्ड हो गया है और ये बेसिकली एक चंदन का है लकड़ी, सैंडलवुड, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होती है और ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ये एंडेमिक है और इसका यूज़ बेसिकली टिम्बर इंडस्ट्री और मेडिसिनल पर्पज से होता है। नाउ एक मछली है महासीर, जिसको कहते हैं ब्लू फिन्ड महासीर। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, अब लीस्ट कंसर्न हो गई है। इसको कहा जाता है कि ये मछलियों का टाइगर है और ओमनीवोरस होता है, सब कुछ खाता है। नाउ इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन उत्तराखंड के देहरादून के देवबन में। और क्रिप्टोगेमस का ही मतलब होता है कि सीड या फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, लाइकन्स, फर्न्स, फंजाई। नाउ एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो एक एनजीओ है, तथा वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के द्वारा हर साल जनवरी में होता है। कोऑर्डिनेशन वेटलैंड इंटरनेशनल करता है। इस बार देखा गया कि एनसीआर के 7 वेटलैंड्स में इसको कंडक्ट किया जा रहा था, जिसमें यूपी का हस्तिनापुर भी इंक्लूडेड था। नाउ वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। ये है ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया एंड स्लोवेनिया। रिवर्स है यहाँ पे मूरा, ड्रावा एंड डेन्यूब। अच्छा, इंडिया में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें से 12 यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं। लास्ट हमारा पार्ट 1 का टॉपिक है जियो टूरिज्म साइट्स। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको नॉर्थ ईस्ट में लिस्ट किया है टू प्रमोट टूरिज्म, जैसे असम का माजुली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, अरुणाचल का संगेटसार सो, मणिपुर का लोकटक लेक। अच्छा, यही लोकटक लेक में ना केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। इसको यूपीएससी ने क्वेश्चन 2015 में पूछा था। ये एकमात्र फ्लोटिंग हैबिटाट है अर्थ पे और यहाँ पे संगाई, जिसे आप ब्रो एंटलर डांसिंग डियर भी कहते हैं, वो यहीं पे बस पाया जाता है। इसके अलावा जो जियो टूरिज्म साइट्स है वो मेघालय के माउमलुंग लेक एंड माउबले या गॉड्स रॉक में है। अगर ग्लोबल स्तर पे देखेंगे तो यूनेस्को डिक्लेयर करता है ग्लोबल जियो पार्क्स को और इंडिया में कोई भी ग्लोबल जियो पार्क्स नहीं है। फ्रेंड्स, एक पार्ट हमारा और बचा है एनवायरमेंट का, जो हम आज देर रात या फिर कल सुबह अपलोड करेंगे। आप प्लीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। अगर आप मेरे साथ रोज का रोज कंप्लीट करते जाएंगे तो विद इन 30 हम सारा ही कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।